बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अम्फान के 20 मई को विकराल रूप के साथ भारतीय तट से टकराने का अनुमान है। इससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने शीर्ष स्तरीय इंतजाम किए हैं। इन राज्यों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं और 9 टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान और भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने सोमवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तूफान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्यों तूफान इतना खतरनाक माना जा रहा है और इसको महाचक्रवात कहा जा रहा है। तो इसके 10 बिंदु में समझाते हैं आपको कि अम्फान तूफान को महाचक्रवात क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहली बात कि यह सिर्फ भीषण या खतरनाक नहीं, यह सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। 2 दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन आज यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि 1999 अक्टूबर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। उस वक्त के बाद से आज के डेट में इतने सालों बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, बंगोपसागर में आ रहा है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सुपर साइक्लोन से मैच कर रही है। सुपर साइक्लोन 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड स्पीड होता है और अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। और जब ये तट को पार करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 टू 175 गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ माने साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर के साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट मिदनापुर है, वहाँ भी स्ट्रांग विंड रहेगा 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 130 किलोमीटर पर आवर। सो वहाँ भी मेजर डैमेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ बोल के रखूँ, ये जो विंड स्पीड है, ये विंड स्पीड में लार्ज डैमेज टू थेचर्ड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम एरियाज, और इसके साथ साथ ऑपरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज, और इसके साथ साथ जो पक्का स्ट्रक्चर है, ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। दूसरी बात, इसका लैंडफॉल रिहायशी एरिया में होने जा रहा है, जिससे बहुत अधिक जान माल के नुकसान की आशंका है। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। अगर उसका एक आकलन लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागर द्वीप या काक द्वीप, ये दोनों द्वीप हैं डेल्टा में और वहाँ पर कहीं लैंडिंग हो सकती है। दोनों ही रिहायशी इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। लैंडफॉल पर इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और जब लैंडफॉल होगा तब भी यह एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में होगा। इसका मतलब है कि जब लैंडफॉल होगा तब भी विंड स्पीड 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी
और रिहायशी इलाके में होगी। इसलिए जो IMD ने प्रेडिक्शन दिया है, जितने भी कच्चे मकान हैं, खपरेल के मकान हैं, छत हैं, पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, इस पर काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है। लोगों पर भी जान माल का खतरा है, खासकर गरीब लोगों पर जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है। उड़ीसा को भी नुकसान हो सकता है। बताते हैं आपको कि कहां उड़ीसा को नुकसान होगा। इसके अलावा उड़ीसा का जहाँ तक सवाल है, उड़ीसा के उत्तर पूर्व के जो तटवर्ती ज़िले हैं, मसलन भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज, ज़्यादातर इसमें भद्रक और बालेश्वर अफेक्टेड होने की संभावना है। और ये तटीयवर्ती ज़िले हैं जिससे लगभग सटता हुआ ये साइक्लोन मूव करेगा। इस आपदा के मद्देनजर पूरे देश में उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन जारी है। PM से लेकर राज्य स्तर पर प्रबंधन जारी है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को, जिसको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनज़र इसको बहुत गंभीरता से लिया। और आज एक ऐसा दिवस है, आपदा प्रबंधन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो 3 जो बड़े इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे कारगर प्लेटफॉर्म होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मीटिंग भी हुई कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में। उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने समीक्षा बैठक ली और अंततः माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं, उनकी यह भी हैसियत है कि वह NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उन्होंने बैठक ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 बैठक सिलसिलेवार लिए गए, तो कितनी गंभीरता से भारत सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा है। राज्य और NDRF की टीमें आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। कई दशकों बाद पुनः सुपर साइक्लोन आ रहा है, इसको हम लोग कमतर नहीं आंकना चाहते हैं और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। और वही बात राज्य सरकारों को कहा गया है और यहाँ से ये भी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार उसी के अनुरूप सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की तैयारी, जान माल की सुरक्षा की तैयारी, NDRF, SDRF और लोकल पुलिस और अन्य एजेंसियों की तैयारी, ये सारी तैयारियाँ उसी अनुरूप हो रही हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 टीमें स्टैंड बाई में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाई में रखा जा रहा है। और NDRF की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं वो आज देर रात तक या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। लेकिन 6 बटालियनों को हॉट स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि किसी भी समय और फोर्स की ज़रूरत हो सकती है और NDRF यूनिट्स की ज़रूरत हो सकती है। 6 बटालियन में 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाई में रखा गया है और एयरफोर्स से समन्वय है कि C-130 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट नोटिस पर इनको अपने गंतव्य स्थल उड़ीसा या बंगाल लाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। 41 टीमें हैं जिसमें से 32 टीमें तैनात हो चुकी हैं और 9 टीमें रिजर्व में हैं। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं, उड़ीसा के पास जो एरिया है वहाँ भी टोटल सस्पेंशन होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के पास जो एंटायर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ टोटल फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए कोई 20 तारीख तक। और यहाँ भी रेल और रोड ट्रैफिक को कोस्टल एरिया में डाइवर्सन या सस्पेंशन होना चाहिए, इसलिए हम एडवाइस दिए हैं। और पीपल जो अफेक्टेड एरिया है चारों डिस्ट्रिक्ट में घर के अंदर रहना चाहिए जब साइक्लोन पास कर रहा होगा। और सभी मोटर बोट्स या कंट्री बोट्स, स्मॉल शिप्स को भी बंद रखना चाहिए। यह चक्रवात अपने साथ बारिश भी लेकर आएगा जिससे नुकसान होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये रेनफॉल का फोरकास्ट है। जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है, यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना,
वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हैवी मीन्स 6 से 12 सेंटीमीटर और वेरी हैवी मीन्स 12 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 आवर्स में। चक्रवात के साथ समुद्र में ऊंची लहरें भी उठेंगी और ये नुकसान लेकर आएंगी। सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में वो होता है कि टाइडल वेव। ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत शैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। मैं आपको ये जानकारी दूं, समग्र विश्व में जितना टाइडल वेव रिकॉर्ड किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा टाइडल वेव इस एरिया में रिकॉर्ड किया गया है साइक्लोन की वजह से, वो है 13 मीटर। इस साइक्लोन की वजह से जो टाइडल वेव होने वाला है, हमारा उम्मीद है कि साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में 4 से 6 मीटर, यानी एक स्टोरी बिल्डिंग का आप 3 मीटर पकड़ें तो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग का 6 मीटर होता है। सो 4 से 6 मीटर हाइट का एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर टाइडल वेव आने का उम्मीद हो रहा है। ऐसे ही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 3 to 4 मीटर टाइडल वेव आने का भी हम उम्मीद कर रहे हैं और ये टाइडल वेव आफ्टरनून से नाइट तक 20 तारीख को आने का उम्मीद किया जा रहा है। कितना और कैसे नुकसान करेंगी ये लहरें और बारिश, आइए बताते हैं। ये जो टाइडल वेव होता है वो सलाइन वाटर होता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का स्कैरसिटी हो जाता है और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाता है और इसके साथ साथ जो हाउसेस है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो टाइडल वेव से जो इनंडेशन होता है इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल की वजह से भी इनंडेशन कंबाइंड हो जाता है। सो साइक्लोन जब क्रॉस करते हैं 3 तरीके का हजार्ड होता है, इसलिए साइक्लोन को हम मल्टी हजार्ड बोलते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड डैमेज है ये विंड के साथ आप देखेंगे, हम एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेस और ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज हो सकता है। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती है स्पीड में, जैसे कोई सिटी एरिया में होर्डिंग्स होता है, वो होर्डिंग्स से आपको प्रोजेक्टाइल जैसे आकर आपको व्हीकल को डैमेज कर सकता है। तो भारत इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, साइक्लोन भी है और कोविड-19 से भी सामना। एक जो पते की बात है वो ये कि सभी एजेंसियों को, चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे एनडीआरएफ हो या सेंट्रल एजेंसी कोई भी हो, इसमें एक डुअल चैलेंज फेस कर रहा है। साइक्लोन भी है और कोविड-19 का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो कोविड-19 के समय में साइक्लोन में रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, तो ये डुअल चैलेंज है। इसलिए हम लोग सभी तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जो भी सूट्स देने हैं, जिस तरह के एहतियात बरतने हैं, सैनिटाइजर्स और मेडिसिन, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन इत्यादि का जो भी है वो सारा मुहैया कराया गया है और फोर्स को दिया गया है। आपको बता दें कि साइक्लोन की इस तीव्रता को देखते हुए नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तूफान की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद ट्विटर पर लिखा कि वे सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि समीक्षा बैठक में पीएम ने स्थिति का जायजा लिया और उपायों की समीक्षा के साथ साथ केंद्रीय आपदा रिस्पांस बल द्वारा प्रस्तुत निकासी योजना की बारीकों को समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।